बड़ी कैसे हो दोस्तों। आ गया हूँ दोबारा। तुम्हारा भाई चोट लग गई थी थोड़ी हाथ में, तो 2 दिन तक वीडियो नहीं बन पाई। और आज बात करेंगे बिना समय व्यर्थ करे। क्लास 11th का लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेकंड लॉ, चूंकि फर्स्ट लॉ हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेकंड लॉ की शुरुआत में ही मैंने एक फोटो लगाया है जिसमें गजराज बैठे हैं। गजराज मतलब हाथी, और गजराज को एक बंदा धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब इसका सेकंड लॉ से क्या मतलब है और सेकंड लॉ में फोटो क्यों लगाया हमने, तो देखो सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन का, 11th के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे। 11th के जो बच्चे होते हैं वो सब चीज़ें 9th में पढ़ चुके होते हैं, बट 9th में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि बच्चे कॉन्सेप्चुअल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जितना उनको होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ये पुश या पुल लगता है, अभी ये जो लड़का है, जो आदमी है, इस हाथी को देखे, हाथी आराम से बैठा है और हाथी की आंखें देखिए आप ध्यान से, हाथी की आंखों को ध्यान से देखिए। हाथी आराम से मतलब बैठा है, हाथी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगा हुआ है आदमी का, मान लो फोर्स कितना है F। सो दिस फोर्स इज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट टू इवन मूव, इवन शेक द एलिफेंट। और हाथी की आंखें देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। हाथी की आंखें हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं, एक जरा सी बात भी एक्सप्लेन कर रही हैं कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है हाथी को इस फोर्स से। और वैसे भी जो आपने 9th में पढ़ा था कि फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और पुल, फोर्स एक पुश और पुल होता है। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो रही है कि फोर्स एक पुश और पुल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि इस बंदे का जो फोर्स है ये हाथी के ऊपर पुश है इस टाइम या पुल है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं और इस लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं लेक्चर के कि जो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं उनमें से अगर आप किसी से पूछो या कोई आपसे पूछे कि विच इज द ओरिजिनल लॉ ऑफ मोशन, तो ये बात ध्यान रखिएगा, द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज द ओरिजिनल लॉ ऑफ न्यूटन। क्यों, इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है वीडियो अभी देखें फिर बाद में कभी सोचे कि बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जितने भी 11th के बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे 11th वालों इस बात को दिमाग में डालो कि जो सेकंड लॉ होता है न्यूटन का वही ओरिजिनल लॉ होता है, बिकॉज ऑफ जो न्यूटन के फर्स्ट एंड थर्ड लॉज हैं वो एक्चुअल में इसी लॉ से बनाए गए हैं। किससे? सेकंड लॉ से। जो सेकंड लॉ है न्यूटन का उसी से डिराइव किया गया फर्स्ट लॉ, उसी से डिराइव किया है थर्ड लॉ। और इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डिराइव किस तरह किया गया है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैंने आपको ये डेफिनेशन लिख रखी, इसको पढ़ लीजिए आप, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। सबसे पहले आप समझ लीजिए बात को, समझिए। अगर मान लो एक ब्लॉक लेता हूं मैं, ये डेफिनेशन तो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि टीचर कई बार जो डेफिनेशन क्लास में बोलते हैं पढ़ाते हुए, चाहे वो यूट्यूब के टीचर हो या दूसरे टीचर हो, वो डेफिनेशन एग्जैक्ट सही नहीं होती। और दोस्तों डेफिनेशन में फिजिक्स में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स की जो डेफिनेशन होती है दे शुड बी फिक्स, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने हर पेज पर डेफिनेशन लिखी है। द रेट, वैसे अगर आप जानना चाहते हो तो जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उस चीज़ के मोमेंटम में जितना चेंज होता है और जितने टाइम में होता है, तो अगर मोमेंटम के चेंज को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बस ये डेफिनेशन याद रखिए कि फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी चीज के ऊपर लगने वाला फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हटाएंगे तो अगर कांस्टेंट 1 आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू। इसको यहां पर हम प्रूफ कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके लिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको बहुत ध्यान समझना, काम आएगी। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई ये तो आपने समझ लिया कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं क्या चक्कर है। देखो असल में है क्या कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है? m, और अभी ये ब्लॉक क्या है? u वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी चल रहा है? u वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी u। हमने क्या किया? इस पर एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया F। फोर्स लगाने से इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी u थी
अब नई वेलोसिटी हो गई v, और इस दौरान इसको वेलोसिटी को u से v होने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। नोट करिए इस बात को, वेलोसिटी को u से v होने में कितना टाइम लगा, t। तो जो फोर्स आपने लगाया था वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसको देखने के लिए फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई देखो, सबसे पहले यहां लिख लो चेंज इन मोमेंटम कितना हो, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा p, वो कितना होगा p2 माइनस p1। p2 का मतलब फाइनल मोमेंटम, ऑब्जेक्ट का मास तो बदला नहीं, फाइनल मोमेंटम कितना होगा mv, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा p1 mu। तो बताओ डेल्टा p कितना होगा p2 माइनस p1, और इसको हम क्या लिखेंगे mv माइनस mu। तो m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा v माइनस u, ये डेल्टा p आया। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो। अभी मैं डेल्टा यूज कर रहा हूँ, d नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद रेट, फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज खरीदते हो मार्केट से तो उसमें रेट का मतलब क्या होता है, प्राइस। लेकिन फिजिक्स में रेट का मतलब होता है उस चीज को टाइम से डिवाइड करना। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है डेल्टा p, और मान लो टाइम कितना लगा डेल्टा t। तो बच्चों यहां पर कितना आ गया प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p की वैल्यू m v माइनस u अपॉन डेल्टा t। अब अगर आपको पता हो, याद हो, ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये वाली टर्म क्या है एक्चुअल में, भूल गए, ये वाली टर्म है एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस टर्म, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम को हम क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। आप भूल मत जाना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही तो है। तो यहां पर अगर मैं इसको, मेरे पास यह है ना f प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन डेल्टा t, और इसी को हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे a एक्सेलरेशन। तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसे हटाकर हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को इक्वल टू लगाने के लिए लगाना पड़ता है। यहां पर कांस्टेंट मान लो कितना है k ma। सो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर्मूला ये है इसका। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये मत बोलना F इजिकल टू ma, आप बोलना the rate of the force applied on an object is equal to the rate, is proportional to the rate of change of momentum। हालांकि जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो k की वैल्यू कितनी मिली 1, तो F इजिकल टू कितना आया ma। तो फॉर्मूला तो यही बन गया। लेकिन दोस्तों आप लोग ये कभी मत कहना कि जब कोई आपसे सेकंड लॉ पूछेगा तो आप ये मत बोलना कि सेकंड लॉ इज F इजिकल टू ma। एक्चुअल में सेकंड लॉ F इजिकल टू ma नहीं है। सेकंड लॉ ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम जो फोर्स लगाते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये बात आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गई होगी। मैं एक बात फिर से आपको समझा देता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करिए। छोटी सी चीज है पर ये छोटी छोटी चीजें आपकी फिजिक्स को वीक कर सकती हैं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, इनिशियली इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी u, वी अप्लाई अ फोर्स f in this direction and due to application of this force the velocity becomes v and the time taken is t, then force will be proportional to m v minus u upon t. This is actually second law of motion. अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा। हाउ कैन वी राइट दिस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, इस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो भाई, चलो आगे। मैंने यहां पर कुछ लिखा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m, मास बॉडी का m है, मूव्स विद वेलोसिटी v, वेक्टर लगा रखा है, देन इट्स लीनियर मोमेंटम कैन बी गिवन एज p वेक्टर इज इक्वल टू mv। सबको पता होगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। वेक्टर लगा रहा हूं क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। उस केस में जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt। अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, dp अपॉन dt, एक ये फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको हटाता हूं तो f लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट k dp अपॉन dt। अब आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम स्केलर फॉर्म में ले आए हैं। ये वेक्टर फॉर्म थी, ये स्केलर फॉर्म है।
मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू m, ये स्केलर क्वांटिटी है, V वेक्टर क्वांटिटी है, F जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के चेंज के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी फिजिक्स में किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट बन जाता है। कॉमर्स में अगर होगा तो कॉमर्स में रेट क्या होगा, कॉमर्स में रेट का मतलब होगा उसका प्राइस, उसकी कॉस्ट, लेकिन फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट बात देखिए, कुछ बातें मैंने आपके लिए कलेक्ट करी हैं, ये नोट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे वीडियो के लिंक में। पिछले लिंक अभी तक डाले नहीं है, डाल देंगे आज, यही काम करेंगे पहले। मुझे चोट लग गई थोड़ी बाइक से, रेसिंग कर रहा था तो भाई चोट लग गई, लेकिन काम करने की लगन होगी तो कोई काम रुक नहीं सकता है। आप लोगों को यही बात कहता हूँ, कुछ बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, भैया पढ़ाई का जोश नहीं आ रहा है, पढ़ाई का जोश कैसे लाएं। यार जोश तुम्हारे अंदर होता है, तुम लोग कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जोश तुम्हारे अंदर है। मैं बार बार कहता हूँ, अपने पर्स में मम्मी पापा का फोटो रख लो, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको एक पेपर पे लिखो, एक A4 शीट ले लो इस तरह की, A4 शीट पे लिख लो जो भी तुम्हें बनना है। मान लो तुम्हें बनना है IITN, तो इस पे लिख लो IITN, या तुम्हें IIT दिल्ली में जाना है, उस पे लिख लो IIT दिल्ली, और उसको चिपका दो अपने रूम में। बार बार वही चीज़ दिखनी चाहिए आपको, जब भी आप उठो, जब भी आप सो, उससे पहले वही चीज़। और अगर आपको लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना हो तो जब आप रात को सोते हो तो उसके बारे में सोच कर सो। अच्छा होगा कि आप उसकी डायरी में लिख के सो, उस चीज़ को। डायरी ले लो, एक डायरी लिखने की आदत डालो, उसमें लिखो कि मैं इस साल तक ये बनना चाहता हूँ। अभी आप 11th में हो, 2022 का आप IIT का टेस्ट, तो 2022 में आपको IIT में घुसना है, मुझे IIT दिल्ली में जाना है। वो चीज़ आप डायरी में लिख के रात को सोने से पहले उसको 2-3 बार पढ़ो, और ये चीज़ें हमारे जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उस पर अफेक्ट करती हैं और ये चीज़ें होने लगती हैं फिर। एनीवे, मेरा बस ये कहना है कि जब आप सोच लेते हो, ठान लेते हो कि ये करना है, तो फिर वो चीज़ होने लगती है। ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये बात आपको 9th क्लास से बताई जा रही है, बल्कि 8th क्लास से बताई जा रही है। तो पहली बात निकल कर आई है, फोर्स इज अ पुश और पुल। तो ये जो बात हम लिखते थे पुश और पुल, ये गलत थी। हमें यहां लिखना पड़ेगा फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब फोर्स या तो पुश की फॉर्म में लग सकता है या पुल की फॉर्म में लग सकता है। कोई भी टीचर आपको इस तरह बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाएगा, और जब आप एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल देखोगे आप सोचोगे अरे यार ये न्यूमेरिकल इतने एडवांस कर पा रहे हैं हम। यस दोस्तों, आप कर पाओगे न्यूमेरिकल जब आप लोग बेसिक सीख लोगे। जब आप लोग बेसिक सीख लोगे तो आप ये न्यूमेरिकल इजीली कर पाओगे। विच फोर्स क्या क्या कर सकता है, प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो ये कार है, ये कार खड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, हम इस पे धक्का मार रहे हैं, गाड़ी चल पड़ी या नहीं चली, ट्राई किया इसने। तो फोर्स प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस, या तो इसको चला देगा, इसके अंदर वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, या हो सकता है इसकी वेलोसिटी 0 रहे, या फिर इसकी वेलोसिटी 0 ना रहे। दोनों ही केस में जो यहां पर लग रहा है वो क्या है, फोर्स F। क्या है, फोर्स F, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे पॉइंट को देखिए, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये गाड़ी धक्का देके चल पड़ी, लेकिन आगे हमें रोकना था इसको, काफी ज्यादा स्पीड आ गई इसके अंदर, 10-12 लोग धक्का दे रहे थे। अब अगर आपको इसको रोकना होगा तो जो पीछे लोग धक्का दे रहे थे वो भागकर आगे आएंगे और फिर आगे से फोर्स लगाएंगे अगर इसको रोकना है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन स्टार्ट करने के लिए भी फोर्स चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए भी क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। फोर्स की जो मेंटेलिटी वो क्या है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चलाने के लिए भी जरूरी होता है और उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए भी जरूरी होता है। क्लियर हुआ। थर्ड, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यही कार चल रही थी, ड्राइवर ने कहा भैया थोड़ा इधर को मुड़वा दो इसको, इंजन स्टार्ट नहीं है, ध्यान रखना, और गाड़ी का हैंडल काम नहीं कर रहा है, गाड़ी का जो हैंडल है वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर जो लोग यहाँ लगा रहे थे वो इधर आएंगे, कुछ लोग धक्का देंगे इधर से और कुछ लोग धक्का देंगे पीछे से, और गाड़ी इस तरह मुड़ जाएगी। इसी तरह अगर आपके दोस्त ने एक बॉल फेंकी, आप बल्ला लेकर खड़े हुए हो, ये बल्ला है आपका, तो आप बल्ले पे फोर्स लगाओगे बॉल के ऊपर, तभी तो बॉल की डायरेक्शन इधर थी, अब इधर चली जाएगी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट करने के लिए भी फोर्स चाहिए, उसको स्टार्ट हुई मोशन को रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। ये फोर्स की प्रॉपर्टी हुई
तो आपको से अगर कोई पूछता है कि फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप ये बात बोल देना जो मैं बता रहा हूं, फोर्स क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फोर्स कैन क्या कर सकता है, फोर्स देख लीजिए, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं पहले स्टॉप से स्टार्ट करता हूं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फोर्स चलती हुई चीजों को रोक सकता है। फोर्स कैन स्टार्ट स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड है तो उसको स्टार्ट मूविंग कर सकते हैं। तीसरा, फोर्स कैन, चलो कैन लिख लेते हैं, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स किसी मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स रुकी हुई चीजों को चला सकता है, चली हुई को रोक सकता है, और चलती हुई चीजों की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, दिशा बदल सकता है। ये फोर्स की प्रॉपर्टी होती है जो आपको सीखनी पड़ेंगी। इसको आप इस तरह समझिए, एक फुटबॉल है या बॉल है, अगर आप चाहते हो बॉल इस डायरेक्शन में रुकी हुई है बॉल ये, तो अगर आप चाहते हो बॉल चल पड़े तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो चलती हुई बॉल रुक जाए तो आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो इसकी डायरेक्शन बदल जाए तो आपको अलग किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि फोर्स क्या क्या काम कर सकती है। अब मैंने कुछ केस लिए यहाँ पर आपकी आपको समझाने के लिए, जो आपके लिए बहुत काम के होंगे, उनको आप समझ लीजिएगा कि ये फोर्स का मतलब क्या है। देखो, इसको थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूं मैं, हाँ ऐसे ठीक है। ये देखिए, ये हमारा आता है ये वाला केस, ये बॉडी है, रेस्ट पे रखी है, फोर्स लगाया हमने, फोर्स तो लगाया F, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगने के बाद भी वेलोसिटी 0 रही। अब हमने क्या लिखा, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, बॉडी रिमेन एट रेस्ट हेयर फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं करती। इस केस में जो फोर्स है दैट इज ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। इस केस में फोर्स लगने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट चल नहीं रही है। दूसरे केस में यहां मैंने लिखा है v ग्रेटर देन 0, इसका मतलब v इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर जब फोर्स लगाया गया तो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में थी, शुरुआत में u कितना था 0, शुरुआत में u 0 था तो ऑब्जेक्ट चलने लगी, तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, हेयर फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको ये पढ़ाया गया होगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे थी, फोर्स लगाया, पहले केस में ऑब्जेक्ट नहीं चली, दूसरे केस में, फर्स्ट केस में फोर्स ने कोशिश करी थी ऑब्जेक्ट को चलाने की, सेकंड केस में फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट चलने लगी, तो ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट की स्टेट थी उसको चेंज कर दिया किसने, फोर्स ने। सो दिस इज द वेरी नाइस प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट, इस केस को ध्यान से देखिए, इस केस में ऑब्जेक्ट पहले से चल रही थी, u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट में नहीं थी और v जो है वो भी 0 नहीं है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस वाले फोर्स ने क्या किया, इस वाले फोर्स ने पहले से चलती ऑब्जेक्ट को और फास्ट चला दिया, एक्सेलरेटेड मोशन। इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फोर्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ये देख लीजिए, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। मतलब चूंकि फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगाया गया था तो स्पीड तो चेंज कर दी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मोशन की जो डायरेक्शन पहले थी वही अब भी है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। इस वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। अभी तक सारे फोर्स इस डायरेक्शन में लगे हुए थे, अब इस डायरेक्शन में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया, इधर से इधर को लगाया गया, इस वाले केस में इधर को लगाया गया। तो क्या हुआ, इसने चलती ऑब्जेक्ट को डिक्रीज कर दी मोशन। और यहां पर आप देखिए u इधर था और इसमें v छोटा है u से। जब आपने ब्रेक लगाया, एक्चुअल में ब्रेकिंग का केस है, आपने फोर्स इधर को लगाया तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड को कम कर दिया इसने। तो हमने लिखा इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फोर्स डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। मतलब डायरेक्शन तो वही रही लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो कम कर दी, यानी कि ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगाया गया। इट इज द क्लियर केस ऑफ ब्रेकिंग। नेक्स्ट, ये बहुत जबरदस्त केस लिया मैंने। In a uniform circular motion, only direction of velocity changes, speed remains constant, force is always perpendicular to velocity। इस बात को मैं एक अलग केस लेकर समझाता हूं। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
ये सर्कल बन गया हमारा, दिस इज सर्कल। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने लिया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर्कल का सेंटर O है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान समझ लीजिए। चलते हुए फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट की बात करूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट की बात करूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ये F1 है, ये क्या है F2, ये क्या है F3, ये क्या है F4। हर केस में अगर आप देखेंगे वेलोसिटी का जो फंडा है, अगर मैं रेडियस की और टेंजेंट की बात करूं तो देखो फोर्स के और रेडियस वाली ये जो हमारी रेडियस है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ से भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ से भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बना हुआ है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बना हुआ है। पिछली स्लाइड में अगर आप देखेंगे हमने क्या बताया था आपको, पिछली स्लाइड में बताया था कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स चेंज नहीं होता बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। अगर कांस्टेंट फोर्स लगाएं या अलग अलग फोर्स लगाएं तो मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, बट मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग बट स्पीड इज कांस्टेंट। ये बहुत बच्चों की गलती होती है, स्पीड इज कांस्टेंट। कैसे बात समझ में आई आपको? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने बहुत बच्चों को इस गलती करते देखा है, ध्यान सुन लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो पूछते हैं इट्स वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, कांस्टेंट, कांट से, या फिर दोनों को पूछ लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रही हो तो भाई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड ही कहते हैं। उस केस में स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी बदलती रहेगी उसके बावजूद भी, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है, डायरेक्शन। चूंकि वेलोसिटी में दो चीजें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए चूंकि डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है, ये देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये आ रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इस केस में क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी बदलती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलते हैं तो डायमेंशन की बात करी गई है। फोर्स की डायमेंशन निकालना कितना इजी है, डायमेंशन के लेक्चर हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, मैंने डायमेंशन के लेक्चर बहुत डिटेल पढ़ाए थे, प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा डायमेंशन अगर सीखनी हो। और डायमेंशन के बारे में मैंने एक बात बोला था कि जो कहे डायमेंशन को रट लो, तुम वहां से कट लो, तुम वहां से कट लो। जो कहे डायमेंशन रट लो, तुम वहां से कट लो। ये बात ध्यान रखें। कुछ टीचर क्या करते हैं बच्चों को कि डायमेंशन को रट लो, डायमेंशन को समझने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ। डायमेंशन को आप रट नहीं सकते हो, डायमेंशन को समझना पड़ता है। फोर्स की अगर बात करें, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = m में। तो फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बस m की डायमेंशन होगी m और a की क्या होगी LT-2, तो क्या हो जाएगा ये MLT-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स की बहुत सारी यूनिट होती हैं अलग अलग टाइप की, जो मैंने एक्सप्लेन करी है आपके लिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं आपके लिए। तो मैं फोर्स की एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा है, याद रखिएगा, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। और जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट रखी जाती है तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एनी यूनिट नेम्ड आफ्टर एनी साइंटिस्ट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो डाइन होती है, डाइन नहीं डायन, कभी डायन बोल दो, डाइन। तो डाइन तो बहुत मिल जाएंगे आसपास आपको, लेकिन फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। सॉरी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। ऐसे लिखते हैं हिंदी में, डाइन। और डायन अलग होती है, डायन ऐसे लिखते हैं, डायन। तो डाइन और डायन में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।
नेक्स्ट, ग्राम फोर्स क्या होता है? ग्राम फोर्स एक्चुअली सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, ग्राम फोर्स बच्चों को दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। ग्राम फोर्स द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन की डेफिनेशन बताना इजी है। अगर आपसे कोई न्यूटन की डेफिनेशन पूछता है तो F इजिकल टू क्या होता है, m में, तो लिख देना 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ, a को 1 ले लो, m को 1 ले लो, एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मतलब 1 किलो की ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। और अगर सीजीएस करनी हो तो बस एक ही जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था ना, इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना, और मास को 1 केजी लिया था तो इसको 1 ग्राम ले लेना, तो बन जाएगा सीजीएस यूनिट। ठीक है, डायमेंशन चैप्टर में यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया था अच्छी तरह से। इस तरह किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये सारे नोट्स आपको इस चैप्टर के लिंक में मिल जाएंगे। तो जैसे किलोग्राम फोर्स की बात करते हैं तो इट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। याद रखिएगा दोस्तों, 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। ये बच्चों से बहुत गलती होती है न्यूमेरिकल में, कई बार kgf में फोर्स देते ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो नोट कर लीजिए 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। इसी तरह अगर आपसे हम सीजीएस में करें, ग्राम फोर्स की बात करें, तो ग्राम फोर्स क्या होगा? इट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 980, क्या लिखेंगे इसको, 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। और एक बात ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम एफ मतलब 1 ग्राम एफ कितना होगा? 980 डाइन। ये आप जरूर ध्यान रखें कि आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाने हैं। मैंने आपसे कहा था नोट्स कोई आपको दे या ना दे, आपको नोट्स अपने जरूर बनाने हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पिटारे में, समझाने के लिए आपको फॉर्मूला जो F इजिकल टू m में होता है, कहां वैलिड होता है? वैलिडिटी ऑफ F इजिकल टू m में। तो कुछ बच्चों को लगता है कि फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी, जो स्टेट है रेस्ट की मोशन की, वो चेंज हो रही है और ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो। मतलब फॉर्मूला कब लगेगा? इसकी 2 कंडीशन है, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट शुड चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, मास को कांस्टेंट होना पड़ेगा, कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बदल रहा हो, जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी बदलता है, तब ये न्यूटन के लॉ काम नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर m कांस्टेंट नहीं है, इफ m इज नॉट कांस्टेंट, मान लो m कांस्टेंट नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनता है फिर? f का वेक्टर क्वांटिटी d अपॉन dt ऑफ mv इज इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। यहां पर हमें मास को वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेक्टर लगा दीजिए, और मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IIT JEE में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें एक इक्वेशन दे देंगे आपको फोर्स की, जो मास पे डिपेंड करेगी। जैसे आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको फोर्स इस तरह दूं कि 6m स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर प्लस कुछ भी आगे लिख दो 3, इस तरह की इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है कि मोमेंटम दिया है और आपसे फोर्स पूछा है, तो आपको करना पड़ेगा dp अपॉन dt, और एक बार m के रेस्पेक्ट में करेंगे, v को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे, m को कांस्टेंट मान लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर मास कांस्टेंट दे रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भाई तुम्हारे मजे हैं। F इजिकल टू m में न्यूटन, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है फिर। ठीक है,
तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, तो आप प्लीज बताइएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ तभी लगेगा जब मास कांस्टेंट हो और जो फोर्स लगाया गया है दैट शुड बी एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। और अगर मान लो फोर्स और एक्सीलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में दे रखे हो आपको, जैसे आपको तो पता है 3 एक्सिस होते हैं, देयर आर 3 एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x, ये कौन सा एक्सिस है? y, ये कौन सा एक्सिस है? z। उस केस में जो इस वाले एक्सिस को हम मानते हैं i कोऑर्डिनेट, इसको मानते हैं j, वेक्टर अभी पढ़ाया नहीं मैंने, और इसको मानते हैं k। तो उस केस में अगर आपको फोर्स निकालना पड़ जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आई, एफ वाई इंटू जे और एफ जेड इंटू के। और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप। एक्सेलरेशन होगा ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के। तो ये 2 फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। ये 3D मोशन के लिए है और ये जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो बता दिया मैंने आपको कि अलग अलग 3D मोशन के लिए इस टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। इनके न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो तो उसके लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब फिजिक्स क्या कहता है कि फोर्स 0 कब होगा किसी ऑब्जेक्ट पर? या तो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन चल रही हो। यूनिफॉर्म मोशन, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली चलाने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं व्हेन फोर्स इज रिटन विदाउट डायरेक्शन देन पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव व्हाइल नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्टिव। ये बात नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव फोर्स को हम रिपल्सिव कहते हैं और नेगेटिव फोर्स को हम अट्रैक्टिव कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर 2 चार्ज प्लस प्लस के हों, 2 प्लस प्लस के चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव फोर्स होंगे, और अगर वो एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स को हम नेगेटिव, और अट्रैक्शन के फोर्स को हम क्या मानते हैं? रिपल्सिव, पॉजिटिव फोर्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। पॉजिटिव फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज, ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। क्लियर हो रहा होगा आपको? देख लीजिए, ये फोर्स इसको पुश कर रहा है, ये फोर्स इसको पुश कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल है पॉजिटिव फोर्स का हुआ। मतलब फिजिक्स में रिपल्शन को पॉजिटिव फोर्स माना जाता है। लेकिन अगर एक फोर्स में पॉजिटिव लेता हूं चार्ज और एक नेगेटिव लेता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा F12 या F21, ये फोर्स हमारे फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव साइन का होगा। याद रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव साइन माने जाते हैं और पॉजिटिव फोर्स कैसे माने जाते हैं? जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये बहुत काम की कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो, ये एक लड़का है क्लास 12th का 11th का जो भी, ठीक है। ये लड़का गांव से गया पढ़ने, इसके पापा ने काफ़ी कर्ज वर्ज लेकर इसको पढ़ने भेजा और ये पढ़ने में होशियार भी था। 10th तक इसने टॉप किया। गांव से आया बच्चा, शहर के स्कूल में इसको हॉस्टल में एडमिशन करवाया गया, कोएड स्कूल था। वहीं पर इसको एक लड़की मिली। लड़की बड़ी सुंदर, इंटेलिजेंट। अब 2 केस हो सकते हैं। इस लड़के का नाम है पप्पू और लड़की का नाम है पप्पी, कुछ भी नाम रख लेते हैं। केस फर्स्ट, मैं आपसे पूछता हूं, आप एग्जांपल देना, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स का चक्कर बता रहा हूं। लड़का और लड़की में फ्रेंडशिप हो गई, दोनों टाइम स्पेंड करने लगे, फोन पर बाहर घूमने लगे। आप बताइए इन दोनों की पढ़ाई के लिए क्या होगा? अच्छा है बुरा? पॉजिटिव नेगेटिव? इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के हिसाब से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, लेकिन वो अट्रैक्शन जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स उनकी पढ़ाई के लिए कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसको हम नेगेटिव फोर्स कहेंगे। और अगर ये दोनों आपस में नॉर्मल रहते, कोई बातचीत ना करते, इनके बीच में कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ना होती, तो फिर आप क्या बोलते इस फोर्स को?
इनके बीच में क्या बोलते हैं आप, रिपल्शन। तो रिपल्शन के केस में हम इस फोर्स को बोलते इनके लिए अच्छा, यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि इनकी पढ़ाई हो जाती है फिर। ये बात सच है, पढ़ाई के दौरान रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसको ध्यान समझ लीजिए। जब तक आपका करियर नहीं बनता है, जब आप किसी बड़े एक फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी, मेडिकल या कोई भी सीए, कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो मेरी सलाह यही है आपको एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, कि तुम लोग जब तक कामयाब ना हो ना, तब तक तुम लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है। बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं इसमें, और क्लास 11th में मैं भी फंस गया था। मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी बताऊंगा छोटी सी, सुन लीजिए उसको ध्यान से। क्लास 11th में 10th का मैं टॉपर, मेरिट होल्डर, क्लास 11th में आया। मेरी क्लास में एक लड़की थी, नेहा, और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और मेरा हाल ये था कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा था, तो उसने मुझसे फिजिक्स की कॉपी मांगी। तो फिजिक्स की कॉपी मैंने उसको उस दिन नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कॉपी को डेकोरेट करना चाहता था। मैं घर गया, मैंने कॉपी पे कवर चढ़ाया, फिर मैंने अखबार निकाले, पुराने अखबार से मैंने अपने नाम के अक्षर काटे, ANURAGTYAGI, वो सारे लेटर्स काट काट के मैंने चिपकाए उस पर। ये जो लोगो बनाता हूँ मैं कोचिंग का, ये मैं बचपन से बनाता हूँ। ये लोगो मैंने बनाया उसके ऊपर, मतलब जितना मैं इम्प्रेस कर सकता था उसको। आप तो लोग हंसोगे, उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो मैंने वो कॉपी लेकर मैं अगले दिन स्कूल में गया। अगले दिन मैं स्कूल में गया तो पता चला वो स्कूल ही नहीं आई। फिर वो नेक्स्ट डे आई, मैंने पूछा कि आपको कॉपी, मैं खुद ही पहुंच गया, कॉपी लोगे आप? कि नहीं, वो भैया आ गए थे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे करवा दिया, मेरे न्यूमेरिकल हो गए। तो डिस्टर्ब हो गया मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ रहे होंगे आप। उसके बारे में सोचना, उससे बात करने की कोशिश करना। जहाँ वो ट्यूशन पढ़ती थी, अपने अच्छे टीचर का ट्यूशन छोड़कर उसके ट्यूशन में चला गया, और फिर उससे मेरी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई। और बाद में क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया। सोचिए, 10th का मेरिट होल्डर हाफ ईयरली क्लास 11th एग्ज़ाम में फेल हो गया केमिस्ट्री में। उसके बाद घर पर काफ़ी ज़्यादा थुकाई हुई, उल्टा लटका कर पिटाई करी गई, दिमाग ठिकाने आया। और उस दिन मैंने अपने पापा को पहली बार रोते हुए देखा, जब उन्हें पता चला कि मैं फेल हुआ हूँ केमिस्ट्री में। तो वो उनकी आंखों में पानी आ गया, तो मुझे बहुत जोर पड़ा। उसके बाद में फोकस हुआ, एंड अगेन इन क्लास 12th आई टॉप्ड। तो देखिए, मैं टॉपर था, घर में बहुत अच्छा माहौल था, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स मेरे, किसान फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, कपड़े कोई ज़्यादा फैंसी नहीं पहनता था मैं। जब मैं ही हिल गया, एक पढ़ाकू टाइप का बच्चा, तो नॉर्मल, आजकल तो माहौल ही बहुत ओपन है, आजकल तो कुछ कह ही नहीं सकते हम क्या हो रहा है, अजीब सी बात है वो। तो मेरी सलाह यही है तुम लोगों को कि जब तक तुम पढ़ रहे हो और तुम कुछ बने नहीं हो, तब तक भाई इन चीज़ों से बच के रहना। बच सकते हो तो मुश्किल है, बचने की कोशिश करना, बच गए तो कामयाब हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। तो याद रखना, अट्रैक्टिव फोर्स को फिजिक्स में निगेटिव माना जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स को क्या मानेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स को निगेटिव, और भाई रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव। इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, पप्पू और पप्पी के एग्जाम्पल से। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं? कांस्टेंट फोर्स क्या होते हैं? अगर किसी फोर्स की, जैसे मैंने 11 नंबर पे कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है, जगह छोड़ रखी है आपको समझाने के लिए। अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करिए। कांस्टेंट फोर्स, देखो भाई, आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये एक कार है, और इस कार के इंजन को इस तरह सेट किया गया है कि ये कार जो है एक स्ट्रेट लाइन में चल सकती है। ट्रैक इस तरह का है, दिस इज द स्ट्रेट ट्रैक। तो इस कार का जो फोर्स है वो फिक्स कर दिया गया है 200 न्यूटन। तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ना डायरेक्शन हो सकती। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फोर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो आप बता देना, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज कांस्टेंट फोर्सेस। हाथ में चोट लगने के बावजूद पढ़ा रहा हूं, प्यार दीजिएगा, लेक्चर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वेरिएबल और डिपेंडेंट फोर्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन है। वेरिएबल डिपेंडेंट फोर्स आप समझ गए होंगे, कांस्टेंट फोर्स के अपोजिट। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल फोर्स। ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हीं में से एमसीक्यू बनते हैं, इन्हीं में से 11th क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चे गलती करके आ जाते हैं। टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स क्या होता है? इन केस ऑफ इंपल्स ऑफ मोशन। इंपल्स क्या होता है? देखो, इंपल्स होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हम बैट और बॉल का एग्जांपल लेते हैं। जब बैट को हम बॉल से टच करते हैं, अगर बॉल बहुत स्पीड से आ रही है तो हमने बस बल्ला टच किया,
तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स डिपेंड कर रहा है टाइम पर। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। उस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ इम्पल्स और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट। दूसरा, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कौन से होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ऑब्जेक्ट नीचे आती जाएगी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में क्या होता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख दोगे तो टाइम पे डिपेंड करेगा। और तीसरा केस हम लेते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वो होते हैं जैसे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स F = 6 pi r eta v, ये आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे फोर्स के अलग अलग, तो इसको आप प्लीज नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इनको ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा एक्सप्लेन। जब ये नोट्स आपको मिल रहे हैं फ्री में तो ये नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, इस लेक्चर के नीचे लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें और भाई इनको समझ लें। और ये सब एग्जाम्पल दिए पोजीशन वाले, जिसमें सर्कुलर मोशन हो रही है, अर्थ के अराउंड हो रही है, इस तरह के एग्जाम्पल है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ये सारे फोर्स, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे फोर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फोर्सेस की टाइप, ये लेक्चर में इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि सेकंड लॉ एक्सप्लेन करना था। एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ा समझा देता हूँ व्हाट इज सेकंड लॉ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फोर्स की सारी टाइप दे रखी हैं, लामी थ्योरम, ये सब मैं बता दूंगा आपको। एक बार सेकंड लॉ पर दोबारा आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं इसको। जो डेरिवेशन किया था हमने उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का। हाँ, ये सेकंड लॉ कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। इसका डेरिवेशन छोटा सा मैंने जो किया था वो करना पड़ेगा आपको। इसको ए लिख देना है और F = क्या हो जाएगा बाद में, ma। और इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, dp/dt। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, एक बहुत ही शानदार खूबसूरत एग्जाम्पल लेकर। इसके अलावा थर्ड लॉ न्यूटन का वो करेंगे उससे अगले लेक्चर में। अब लगातार लेक्चर आएंगे, चैनल के साथ प्यार रखिएगा अपना, बिल्कुल फ्री रहेगा सब कुछ, पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपका फटाफट करके। एग्जाम के टाइम पर 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, जिनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपको सीबीएसई के न्यूज से रिलेटेड कोई भी खबर चाहिए, जो कि हमने चैनल जब शुरू किया था तो न्यूज दिए थे बहुत सारे, तो जो बच्चे सोच रहे होंगे न्यूज कहाँ है, तो न्यूज के लिए हमने एक अलग चैनल बना दिया है, एग्जाम जानकारी। उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई न्यूज छूटे ना। नॉट ओनली फॉर सीबीएसई, जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड उसमें कवर होंगे। इसके अलावा जो भी वैकेंसी कहीं निकल रही है, जॉब की, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वो सब इंफॉर्मेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैनल का नाम है एग्जाम जानकारी, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।